और अनुभव सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव शुक्ला, अनुभव ये बताइएगा कि जब हम भी ग्राउंड पर गए थे और यहाँ जाट समुदाय से जुड़े हुए लोगों से, वेस्टर्न यूपी में किसानों से भी हमने बात की, तो वे जयंत चौधरी में पूरा भरोसा दिखा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं खटास उनके मन में अखिलेश यादव को थी। उन्होंने कहा कि हम तो मुख्यमंत्री जयंत चौधरी को देखना चाहते हैं, हम तो आरएलडी को चुनाव में जिताएंगे, चाहे वो गठबंधन में है, अखिलेश यादव को हम पसंद ना कर रहे हो, लेकिन आरएलडी को जरूर जिताएंगे। तो आखिर ग्राउंड पर अभी क्या स्थिति है, किस तरह से इस गठबंधन को, इस जोड़ी को देखा जा रहा है? देखिए, गठबंधन तो लगातार, अगर आप अखिलेश यादव को देखिए तो उन्होंने अपने कुंबे को बहुत बढ़ा ली, बहुत सारे लोग आए। और 11 तारीख को जिस दिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया, उसके बाद से तो एक माहौल बदला हुआ है उत्तर प्रदेश में। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक हो, चाहे दारा सिंह चौहान के समर्थक हो, चाहे वो धर्म सिंह सैनी के समर्थक हो, सब यही कह रहे हैं कि पूरा माहौल उत्तर प्रदेश में बदल गया है। पिछड़ा नाराज है, पिछड़ा नहीं जाएगा बीजेपी के साथ। लेकिन देखिए, बीजेपी के जो भी बड़े नेता है ना, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आज भी अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और जिन लोगों को इस बात का भ्रम है कि 2017 में वो खुद चुनाव जीत गए थे, उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि सब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते थे। वो बार बार कह रहे हैं कि अभी 2022 के जब चुनाव होंगे तब सबको पता चल जाएगा कि कौन कहां पर है। पर ये जरूर है कि राजनीति में परसेप्शन बहुत मायने रखता है। और जब आप सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका कई जगहों पर अच्छा खासा प्रभाव है, वो छोड़कर जा रहे हैं, तो एक परसेप्शन तो बनता ही। और परसेप्शन ये बन रहा है कि भाई कोई आरोप नहीं थे, कोई मुकदमा नहीं था मंत्री पर, कोई भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे, तो फिर अचानक से क्यों छोड़कर चले गए? उसके बाद दारा सिंह चौहान क्यों छोड़ के चले गए? धर्म सिंह सैनी क्यों छोड़कर चले गए? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इनके टिकट कट रहे थे या अपने परिवार के टिकट मांग रहे थे, इसलिए चले गए। अब ये सारी चीजें, सारे मैटर, सारी बातें पब्लिक के बीच में है, पब्लिक डोमेन में है। जनता जब वोट देने जाएगी, वो किसको चुनेगी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपने थाना भवन की बात की, जहाँ पर अभी घोषित प्रत्याशी आरएलडी की जो आई है, उसमें जो कैंडिडेट को टिकट दिया है, और थाना भवन की आज बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट के नाम की घोषणा की। सुरेश राणा गन्ना विकास मंत्री हैं, तीसरी बार उनको वहां पर बीजेपी लड़ा रही। मेरी उनसे फोन पर बात हुई, जब मैंने उनसे फोन पर बात की, मैंने कहा कि पार्टी ने आपको तीसरी बार मौका दिया है वहां से। उन्होंने साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया और ये कहा कि हम लगातार थाना भवन में काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता की जो समस्या थी, लगातार मैंने 5 साल तक उसे सुलझाने का काम किया है और मुझे भरोसा है कि मैं चुनाव जीतूंगा, जनता मुझे जिताएगी। मैंने पूछा कि आपके सामने तो दूसरे उम्मीदवार आ रहे हैं। हाँ। उन्होंने कहा कोई भी आ जाए, किसी भी समुदाय से आ जाए, लेकिन मुझे भरोसा है जो काम मैंने किया है उसके आधार पर लोग मुझे वोट देंगे। तो उनका दावा अलग है। आप आरएलडी के कैंडिडेट से बात करिए तो वो कहेंगे कि नहीं साहब, बीजेपी ने जो महंगाई बढ़ाई, 5 सालों में जो अव्यवस्था रही, जो कानून व्यवस्था खराब रही, उसके विरोध में लोग उनको वोट देंगे। अब हर जगह ग्राउंड पर यही है। हम अगर 10 आदमी से बात करते हैं तो कोई बीजेपी का सबके सपोर्ट में बात करता है, कोई आरएलडी की बात करता है। पर ये जरूर है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सबको एक साथ लाने का काम किया है, अब वो काफी महत्वपूर्ण है कि कहां पर किसको कितनी सीटें दे रहे हैं। अब 26 सीटें मान लीजिए आरएलडी को दी है और विनेबिलिटी इनकी आप मान के चलिए अगर 50% हो तो क्या होगा, 13 सीटें तो जीतेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए अगर किसी को 10 सीटें दे दी, विनेबिलिटी उसकी 40% हो जाए तो क्या होगा, 4 ही सीटें तो जीतेंगे। तो एक तरीके से ये भी देखना होगा कि हम गठबंधन में कितनी सीटें दे रहे हैं और उसकी विनेबिलिटी कितनी है। बिल्कुल, और इसी को देखकर संभावित है अनुभव, अभी तक जो टिकटों का वितरण है वो किया गया होगा। एक और चीज बताएं, क्योंकि अब लगभग जितनी भी पार्टियां जो मजबूत दावेदार हैं, सभी की लिस्ट आउट हो चुकी है। तो इसमें अगर हम खास तौर पर वेस्टर्न यूपी में देखें तो आखिर टक्कर वाली कौन सी सीटें होंगी?